आज का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा QR कोड स्कैनर है ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट और ऊपर मेरी जीमेल आईडी है। जिन लोगों का भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है वो मुझे जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल मेंटोरशिप। ये सेशन अभी फ्री है, लेटर ऑन इस पर चार्जेस इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज़ हरी अप एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री सेशंस। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है एग्जीक्यूशन पुट ऑफ रिप्राइव फॉर इंडियन नर्स इन येमेन। अब मैं आपको इसका बेसिक कंटेक्स्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पर्सन इन्वॉल्व है उसका नाम है निमिषा प्रिया। वो एक इंडियन नर्स है हु इज़ फ्रॉम केरला। अब इशू क्या था, 2017 के आसपास निमिषा प्रिया ने अपने बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर दिया था। ठीक है, सो वो येमेन में किया था। सो उसको लेकर वहाँ की कोर्ट ने इन्हें डेथ सेंटेंस जो है दैट इज़ द कैपिटल पनिशमेंट इशू कर दिया था इनके अगेंस्ट। सो अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या देखा गया है कि जो एग्जीक्यूशन है दैट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड अमिड एफर्ट्स फॉर अ सेटलमेंट। अब इसमें की फैक्ट्स क्या बताए गए हैं तो ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। निमिषा प्रिया हैड बीन वर्किंग इन येमेन सिंस 2008। टॉक्स अंडर वे फॉर अ सेटलमेंट वाया ब्लड मनी दैट इज़ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम्स फैमिली। तो सबसे पहले तो आपको ब्लड मनी के बारे में मालूम होना चाहिए। ये थोड़ा सा कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाता है क्योंकि ये टर्म पूछ सकते हैं यूपीएससी में। वैसे तो यूपीएससी इस पे ध्यान नहीं देता है, बट अब देखोगे आप यूपीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी एरेटिक हो चुका है और इट इज़ नॉट डिपिक्टेबल कि वो कब क्या पूछ ले। दूसरा ये पूछ सकता है इससे, ये न्यूज़ वैसे तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर देखा जाए तो इंडियन कंटेक्स्ट में जो ये आपके आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स टू सस्पेंड, रिप्राइव, रिस्पाइट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ द कोर्ट, उस एस्पेक्ट में आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, लाइक इस तरीके के अगर जो भी चैलेंजेस आते हैं तो प्रेसिडेंट को क्या अपील लगती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या इज़ इट बाउंड टू हैव एन ओवरलुक ऑफ द व्यू एज द कोर्ट सीज, यानी कोर्ट जिस एंगल से उस केस को देख रहा है क्या प्रेसिडेंट भी बाउंड है। तो डेफिनेटली ही और शी इज़ नॉट बाउंड by the point of view and angle from which Supreme Court sees the case, मतलब वो दूसरा अप्रोच भी लगा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में आ जाएगा। दूसरा आपका क्या है कि इंडिया का क्या रोल है इन प्रोवाइडिंग डिप्लोमेटिक लीगल एड टू द सिटीजन्स अब्रॉड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा के इश्यूज़ में भी आ जाता है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी इसका रिलेशन हो जाता है, जो एक टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 में। तो प्रॉबेबल क्वेश्चंस मेंस में कैसे आ सकते हैं, सबसे पहला तो ये पूछ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग इट्स सिटीजन अब्रॉड स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट विदिन कंट्रीज़। दूसरा ये आ सकता है एग्जामिन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस फेस्ड इन केसेस वेयर इंडियन नेशनल आर सेंटेंस्ड अंडर द फॉरेन लीगल सिस्टम एंड व्हाट रोल डज इंडियन डायस्पोरा प्लेज इन प्रोटेक्टिंग देम। सो इस तरीके के जो कंसेप्ट हैं, इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है इसे डिराइव करके आ सकते हैं। इसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो रिस्पाइट, सस्पेंड, कम्यूट, जो भी सेंटेंसेस को जो भी सस्पेंड करने का जो भी राइट होता है, रिस्पाइट करने का राइट होता है, रिप्राइव करने का राइट होता है इंडियन प्रेसिडेंट के पास। तो उस कंटेक्स्ट में आपको प्रिपरेशन करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे उस पर। एंड यू नो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोट्स बनाने से क्या होता है, शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स आप बनाइए। आप अगर शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है बिकॉज यू कैन रिवाइज देम सो ईजिली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट बाय 9.4% इन Q1 दैट इज़ Q1। इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि Q1, Q2, Q3, Q4 क्या होते हैं, किस तरीके से एनालिसिस होता है इनका इंडस्ट्रियल बेसिस पे। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये इकोनॉमिक का पर्सपेक्ट है और ये आपको अगर मालूम होगा तो आप कंसेप्चुअल जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना यूपीएससी में, वो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो मैं इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्या बताया जा रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट दैट कॉन्ट्रैक्टेड टू अराउंड $20.3 billion in Q1 अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ट्रेड डेफिसिट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सो दिस मार्क्स अ 9.4% रिडक्शन एज कम्पेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो ड्रिवन बाय
strong growth in services export, this contraction has entered in or has shown results. की डेटा एंड फिगर्स क्या आप बता रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं दैट इज़ इन बिटवीन अप्रैल टू जून 2025 वो अराउंड $238.62 बिलियन है. दूसरा क्या बताया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स की बात हो गई, अब इम्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं. इम्पोर्ट्स बताया जा रहा है इन द सेम पीरियड यानी इसी पीरियड में अराउंड $259 बिलियन है. यहाँ पर देखा जा रहा है कि सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हैं दे ग्रू बाय अराउंड 10% in Q1 and service exports in Q1 valued at around $89.5 billion, that is up from, यानी ये ज़्यादा बढ़ा है, that is up from $8.15 billion in the previous year. अब लास्ट ईयर का ट्रेड ये आप देखिए ग्राफ यहाँ पर दिखा रहा है डेफिसिट जो है. लास्ट ईयर का ट्रेड डेफिसिट जो है वो उससे कम था फाइनेंशियल ईयर का. अब रीजंस क्या बताए जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट के, तो सबसे पहले देयर हैज़ बीन सीन अ सर्च इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पर्टिकुलरली द IT एंड ITES सेक्टर. ई कॉमर्स में सर्च देखा जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में सर्च देखा जा रहा है. उसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है. सो द ग्लोबल डिमांड इट रिमेन्स resilient despite the geopolitical tensions. So positive trends consistent with the WTO forecast for services trade growth. Economic significance की अगर हम बात करें so lower trade deficit helps reduce current account deficit. So ये बेसिकली जो डेफिसिट देखा गया है ट्रेड में, ट्रेड डेफिसिट में जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है वो बेसिकली बैलेंस करने के काम आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट को, उसको रिड्यूस करेगा. तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है. So this will stabilize the Indian rupees and enhance the foreign exchange reserves. So this also reflects the competitiveness of India's service sector, crucial for economic growth, and demonstrates the India's transition towards a service-driven economy. अब UPSC के एस्पेक्ट में क्या रिलेवेंस है, सबसे पहले तो इसमें जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो टर्म यूज़ हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे. ठीक है, इस एस्पेक्ट में आपको नोट्स बनाने होंगे. ट्रेड डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है CAD पे, दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट पे. एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी यहाँ पर बात की गई है. ठीक है, अब दूसरा जो टर्म यहाँ पर ध्यान देने वाला है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ है. तो वो आपको विवेक सिंह की जो बुक है उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से इंडियन रुपीज़ जो है वो मार्केट से ऑपरेट होता है और उसका स्टेबलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो अब प्रीलिम्स में तो इसके रीसेंट डेटा भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी 2025 का जो पेपर देखा गया था उसमें आप देखोगे तो डेटा भी बजट से उठा के पूछ लिया था. ठीक है, सो रीसेंट डेटा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और सर्विस सेक्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी ये भी प्रीलिम्स बेस्ड पे सेंटेंसेस वाइज में आ सकता है. अब मेंस में GS पेपर 3 में जो कि इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आते हैं उसमें क्या आ सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये ऐसा आ सकता है कि इंडिया सर्विसेज सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट डिस्कस विथ रीसेंट डेटा. सेकेंड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एग्जामिन हाउ द ग्रोथ ऑफ इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कैन हेल्प मैनेज द करंट अकाउंट डेफिसिट. तीसरा आ सकता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन इंडियाज़ एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रैटेजी. सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं. एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द लार्जेस्ट शेयर टू इंडियाज़ नेट एक्सपोर्ट अर्निंग्स. तो बेसिकली अभी करंटली जो है वो सर्विसेज सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट हो रहा है. सर्विसेज सेक्टर में जो कौन सा मैंने आपको बताया था उसमें आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो पार्ट है, IT सेक्टर हो गया, ई-कॉमर्स सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, इनका आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये अभी हाइप में है. सो ये एक बेसिक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू इंडियाज़ नेट एक्सपोर्ट अर्निंग. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो एडिटोरियल से है, द इशू विथ क्रिमिनलाइजिंग ऑल एडोलेसेंट रिलेशनशिप. अब यहाँ पर मैं अगर बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूँ तो इट इज़ अबाउट दैट कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ हियरिंग द पिटिशंस
challenging the mandatory reporting of sexual activity that involves minors under the POCSO Act 2012. So there is a debate over criminalization of consensual sexual relationships among adolescents 16 to 18 years. बेसिकली एक डिबेट उठा है कि अगर 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बीच जो एडोलेसेंस होते हैं, अगर उनके बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है विद कंसेंट्स, मतलब खुद के मर्ज़ी से होता है, तो उसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इस पर एक डिबेट उठी है. सो बेसिकली यहीं पे इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है. सो अब हम बात करें की पॉइंट्स के बारे में अबाउट द पॉक्सो एक्ट 2012. So this defines any sexual activity with a person under 18 as statutory rape regardless of consent. पॉक्सो एक्ट में ये दिया हुआ है कि अगर कंसेंट है तो भी आप क्या कहते हैं, ये रेप ही कंसिडर किया जाएगा. सो देयर इज़ अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टीचर्स, NGOs एक्सेट्रा. नो क्लोज इन एज एग्जेम्पशन अंडर इंडियन लॉ. अब इशू इसमें क्या रेज किया गया है कि जो कंसेंशुअल जो रिलेशनशिप होता है, फिजिकल रिलेशनशिप होता है अमंग द एडोलेसेंट्स, इसे क्रिमिनलाइज करने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है. तो सबसे पहले क्या दिक्कतें आती हैं? सो बेसिकली दिस लीड्स टू ट्रॉमा फॉर एडोलेसेंट्स. दूसरा आ जाता है प्रोसिक्यूशन ऑफ बॉयज़ ऑफ सिमिलर एज, ठीक है, यानी झूठे फ्रॉड केस में फंसा सकते हैं. तीसरा क्या आ जाता है? फोर्स्ड प्रेगनेंसीज और अनसेफ अबॉर्शंस ड्यू टू द फियर ऑफ रिपोर्टिंग. चौथा आ जाता है मिसयूज़ ऑफ लॉ इन इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स. तो इंटरकास्ट में या इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स में इसका काफ़ी मिसयूज़ भी होता है. तो ये एक इशू है कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करने पे. अब सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है कि वेदर कंसेंचुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स शुड अट्रैक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर पॉक्सो, वेदर मैंडेटरी रिपोर्टिंग वायलेट्स प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी. तो ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है. अब ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है कि मैनी कंट्रीज दे फॉलो अ क्लोज इन एज एग्जेम्पशन. ये बेसिकली रोमियो जूलियट क्लॉज में ग्लोबल कंटेक्स्ट की हम बात करें, इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात हो रही है. क्लोज इन एज एग्जेम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिएगा. इसे ये जो क्लोज इन एज एग्जेम्पशन है ये रोमियो जूलियट क्लॉज में आता है और यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ एंड राइट्स ऑफ द चाइल्ड सजेस्ट दैट this should avoid criminalizing consensual sexual acts among the adolescents of similar age. तो यूएन ने तो कहा है कि यूएन की जो कमेटी है उसने बोला है कि अगर कंसेंट से हो रहा है, अगर खुद की मर्ज़ी से हो रहा है तो उसको क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. सो इस पर नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्या कहता है ये भी जान लेते हैं. NCPCR उसका शॉर्ट फॉर्म है. तो NCPCR जो है वो अपोज करता है ऑफ एनी डाइल्यूशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट. उसका क्या कंसर्न है NCPCR का? इट इज़ कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ग्रैब ऑफ कंसेंचुअल रिलेशनशिप्स. मतलब उसका भी मिसयूज़ हो सकता है और हो ही सकता है. देखिए मिसयूज़ तो कहीं भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है. तो बेसिकली NCPCR क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम इसमें ढील दे देंगे कि कंसेंचुअल बेस पे रिलेशनशिप बनाया गया है तो क्या होगा कि लोग इसका मिसयूज़ करेंगे. और उसके अलावा कुछ ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स भी बताए गए हैं दैट दिस वायलेट्स द एडोलेसेंट्स राइट टू सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड क्रिमिनल लॉ मे बी टू हार्श अ टूल फॉर डीलिंग विद द कंसेंचुअल एडोलेसेंट बिहेवियर एंड ट्रोमैटिक इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन माइनर कैन बी ऑफ कंसर्न. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इस पे आ सकता है. अब UPSC के बेसिस में क्या रिलेवेंस है? सबसे पहले तो आपका GS पेपर 1 में जो सोसाइटी आ जाती है उस टॉपिक में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें जो है सबसे आप में ये जो है ये टॉपिक ये एडिटोरियल कवर अप कर लेता है. चेंजिंग सोशल नॉर्म्स अराउंड सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप्स, ये इस टॉपिक में कवर अप हो जाता है. दूसरा एडोलेसेंट इश्यूज़ इन इंडियन सोसाइटी. अब इस पर जो है इस पर प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद ये CSAT के पेपर में आया था, और दूसरा एक ऐसे भी आ चुका है UPSC के मेंस में. तो आप इसीलिए एडोलेसेंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा क्योंकि ये एक फैक्टर है जो कि कंसर्न टॉपिक से रिलेट कर सकता है.
अब जीएस पेपर 2 में क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड राइट्स इश्यूज़ की बात आ जाती है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक कवर अप हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़ हो सकता है। दूसरा, लीगल रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। तीसरा, इंटरनेशनल कन्वेंशंस वर्सेस डोमेस्टिक लॉज, दैट इज़ UNCRC वर्सेस द पॉक्सो एक्ट। एथिक्स में भी ये एक कंसर्न हो सकता है, दैट एथिकल डिलेमास इन बैलेंसिंग प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स वर्सेस रिस्पेक्टिंग एडोलेसेंस ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी। अच्छा, प्रीलिम्स बेसिस पे आप पॉक्सो एक्ट देख लीजिएगा। और दूसरा, क्लोज इन एज एग्जेम्पशन, जो कि मैंने आपको बताया, वो इम्पॉर्टेंट है। अब मेंस में कैसे आंसर आ सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल एडोलेसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012। दूसरा ये पूछ सकता है, ये आपका कंसेंट मांग सकता है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आ सकता है, शुड इंडिया इंट्रोड्यूस अ क्लोज इन एज एग्जेम्पशन इन सेक्सुअल ऑफेंस लॉस एंड डिस्कस अबाउट इट, डिस्कस अबाउट योर व्यूज़ या रिप्रेजेंट योर व्यूज़, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लोज इन एज एग्जेम्पशन इन सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको मालूम होगा तो आपको अपना व्यूज़ डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं और आपके व्यूज़ मांगे जाते हैं, तो आपको अपने प्योर व्यूज़ रखने होते हैं, किसी और के व्यूज़ नहीं रखने होते हैं। आपको अगर पूरी चीज़ मालूम है, ठीक है, और उसमें भी आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में रखना होता है व्यूज़ को। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में रखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे, या हो सकता है आपके नंबर कट भी जाएँ। और ये जो टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, द US एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड मल्टीलैटरलिज्म। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको एक शॉर्ट समरी बता दूँ क्या कह रहा है ये आर्टिकल। सो दिस आर्टिकल बेसिकली आर्ग्यूज that United States, once the architect of the post-World War II multilateral order, has itself weakened and undermined the multilateralism. While the US historically championed global institutions to manage collective security, trade, and development, its recent action, particularly under the Donald Trump and continuing in certain forms under Joe Biden, reflects a shift towards unilateralism and power politics. सो बेसिकली यहाँ पर जो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूएस की, उसके बारे में बोला जा रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल दूँ, जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है यूएस की, उसके बारे में बोला जा रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प जो थ्रेट दे रहा है टैरिफ्स लगाने का। सो आगे प्रोसीड करते हैं कि एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूएस ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट्स टू WTO's appellate body, weakening dispute resolution in global trade, and using sanctions and export controls as tools of coercive diplomacy. The editorial notes that initiatives like the Indo-Pacific Framework IPEF, आप IPEF के बारे में थोड़ा सा आप ढूंढ लीजिएगा, and US positions in multilateral negotiations often prioritize America's interest, sidelining the global South. So furthermore, US foreign policy increasingly emphasizes strategic alliances, military pacts, and minilateral groups like Quad rather than genuine multilateral cooperations. So this shift limits the ability of the developing countries to leverage multilateral forums for fair outcomes. The piece calls for India and other global South nations to push for reforms in global institutions and preserve multilateralism as a counterweight to great power rivalries, highlighting the true importance of multilateralism, ensuring that US should ensure equitable participation and benefits for all countries. सो यहाँ पर बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है उसके बारे में बोला जा रहा है और मल्टीलैटरलिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक मल्टीलैटरलिज्म जो वर्ड है, इस पर भी थोड़ा कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस यूपीएससी में कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो मेंस की मैं बात कर लूँ, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड ही है ज़्यादातर। अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट यूएस हैज़ बोथ एस्टैब्लिश्ड एंड अंडरमाइंड द मल्टीलैटरलिज्म, डिस्कस विद एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में आप क्या दे सकते हो, एग्जांपल्स में सबसे पहले तो जो टैरिफ एक्सपोजर है, ठीक है, यूएस जो लिबरेशन डे के दिन जो टैरिफ्स एक्सपोज किए गए थे
जो इम्पोज किए गए थे, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी नेशंस पे भी, और उसके अलावा जो एडिशनल 10% टैरिफ की धमकी दी गई थी, ठीक है, उस पर आपको नोट्स बनाने होंगे कि क्या इफेक्ट, वो इन एग्जाम्पल्स को साइट करते हुए आप अपना आंसर लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिक्लाइनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर द ग्लोबल साउथ। तीसरा आ सकता है, हाउ डू यूनिलैटरल एक्शंस ऑफ मेजर पावर्स अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। सी, अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस की, तो डेफिनेटली ट्रम्प के जो एक्शंस है वो ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनस्टेबिलिटी लाएगा। सो मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होगा, बट एक रिसेशन आ जाएगा, जो मेरा एनालिसिस कहता है, बिकॉज इससे जो ट्रेड है वो घट जाएगा विथ यूएस, और इस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस को ही पड़ने वाला है, क्योंकि लोग अपने एक्सपोर्ट्स, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी कंट्रीज़ भी अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई कर रही है। सो यूएस के पास ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रहेंगे डोमिनेट करने के लिए। सो इन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये मेंस में अगर आ गया ना तो आप लिख नहीं पाओगे, अचानक से कोई चीज़ आ जाएगी तो आप लिख नहीं पाओगे। और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि क्या किस तरीके से कनेक्ट करके आपको आंसर राइटिंग या एक नोट्स फॉर्म में, आप चाहे तो एक क्वेश्चन ही लिख सकते हो, या जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आप उसी पे आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, और उसका अगर आप रिविजन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम मेंस के लिए भी साइड बाय साइड प्रिपेयर हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, पेन रिमेन्स फॉल इन फूड प्राइसेस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी स्टोरी। सो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि क्या इसमें दिया गया है, इसकी जिस्ट मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इंडिया के इन्फ्लेशन की, जो अराउंड 2.1% इट हैज़ फॉलन इन जून 2025। ये हमने कल ही अपने वीडियो में डिस्कस किया है। मेनली ड्यू टू द लोअर फूड प्राइसेस बट नॉन फूड इन्फ्लेशन रिमेन्स हाई। मतलब फूड इन्फ्लेशन तो गिर गया है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के अलावा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अभी भी बात की जा रही है कि वो उनका इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर में आप अगर देख लो, हेल्थ केयर सेक्टर में आप देख लो, दवाइयों का दाम कितना ज़्यादा ऊँचा है। एंड दूसरा जो है पर्सनल केयर के जो आइटम्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सर्च देखा गया है। सो दिस स्ट्रेन्स हाउस होल्ड बजट्स मोर। अब द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स may misrepresent the real inflation as food holds a 46% weight despite lower household expenditure shares. So updating the CPI weights and base year is ongoing. Policymakers must look beyond headline inflation for effective economic decisions as pain persists for average citizens. तो यहाँ पे बेसिकली CPI इंडेक्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है कि सिर्फ ध्यान फूड को ही देखकर ना लिया जाए, बाकी सेक्टर्स भी होते हैं जो हाउस होल्ड की जो इकोनॉमिक बजट होता है उसको ड्रेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर देन सिम्बॉलिक, लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक आर अ मस्ट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मैंडेशन जारी किया है जिसमें ये बोला है कि ऑयल, शुगर एंड ट्रांस फैट जो डिस्क्लोजर है ऑन इंडियन स्नैक्स लाइक समोसाज, जलेबीज शुड बी हाईलाइटेड, ठीक है। क्यों हाईलाइट करने के लिए बोला गया है? क्योंकि ये एक हेल्थ रिस्क पोज करता है और ये एक मेजर कंसर्न भी हो गया है, क्योंकि ओबेसिटी रेट्स जो हैं, ओबेसिटी रेट्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा हार्ट अटैक्स, जो हार्ट अरेस्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक इनिशिएटिव लिया है। So, however, broader legislative measures are remaining a lack. Despite calls for clear front of pack labels and taxes on high fat, sugar and salt foods, regulatory action has been slow. The Supreme Court recently urged the FSSAI to implement such labeling. Studies show warming labels and Nutri-Star ratings effectively deter unhealthy food consumptions. So the article argues that awareness alone is insufficient. Essential legislative measures are vital to meaningfully reduce the unhealthy food intake in India. अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं? सबसे पहले जो हेल्थ पॉलिसी उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक अवेयरनेस कैंप्स या अवेयरनेस कैंपेन्स अलोन आर नॉट इनफ टू कर्ब अनहेल्दी फूड कंजम्पशन. Discuss the need for legislative measures to tackle rising non-communicable diseases in India. दूसरा ऐसे आ सकता है, examine the role of
front of pack labeling in empowering consumers to make healthier food choices? What challenges hinder its effective implementation in India? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. तीसरा कैसा क्वेश्चन आ सकता है? राइजिंग ओबेसिटी लेवल्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन फूड हेल्थी सेफ्टी एंड लेबलिंग. क्रिटिकली एनालाइज. सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंटेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस. अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में अगर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, it designated itself as a nodal agency for implementing Community Forest Resource Rights CFRR. इसके बारे में मैंने अपने पास्ट के वीडियोस में डिस्कस किया है क्योंकि इस पे काफ़ी मुद्दे उठाए थे with respect to forest resources. So under the Forest Right Act FRA 2006, the move was withdrawn after the oppositions from the Gram Sabhas and activists. अब की इश्यूज़ क्या हाईलाइट किए गए हैं? सबसे पहले तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में जो 2006 में इनैक्ट हुआ था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज़ करता है ग्राम सभास को और उनको एक हक देता है, एक राइट देता है टू मैनेज द फॉरेस्ट CFR, दैट इज़ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज. दूसरा और क्या है इसमें, और क्या बताता है? इट सीक्स टू रेक्टिफाई द कॉलोनियल एरा इनजस्टिसेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट कंट्रोल. तीसरा, इट एम्पावर्स लोकल कम्युनिटीज़ टू प्रिपेयर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द CFR एरियाज. फॉरेस्ट मैनेजमेंट अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स traditionally relies on working plans focused on timber extraction and monoculture plantations. Criticized for scientific forestry approach that often leads to biodiversity loss, displacement of local communities from forest governance, ecologists like Madhav Gadgil oppose deforestation and single species plantations. So there is a tension between community-led plans prioritizing local needs, livelihoods and conservation. So there is an official plan that is working and plans to be rooted in the bureaucratic and colonial legacy, emphasizing timber production. Challenges क्या हैं? CFR implementation is slow and less than 1,000 effective management plans. Forest departments reluctant to relinquish the power. Funds and technical support for ग्राम सभास are lacking. अब यहाँ पर बेसिक जिस्ट क्या है मैं आपको इसका बता दूँ कि जो भी ग्राम सभाज होते हैं उनका क्या रोल होता है कि वो उनके कोऑपरेशन और उनके एडवाइस के साथ ही जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उनको अवेल करने की परमिशन मिलती है. ठीक है, तो ग्राम सभाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है. यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सोल अथॉरिटी लेना चाहता है, पावर अपने हाथ में करना चाहता है. जबकि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसने ऑलरेडी ग्राम सभाज को वो राइट दिया रखा है कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी या उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और कुछ पार्ट ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस जो है वो उनके हक में भी होगा. तो इस तरीके के लॉज हैं. अब UPSC के बेसिस में क्या रेलेवेंस है? तो सबसे पहले यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इन फॉरेस्ट गवर्नेंस के बारे में भी बात की जा रही है क्योंकि ग्राम सभा जो हैं ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं. अब ये जो एक्ट आया था FRA एक्ट, वो बेसिकली कॉलोनियल एरा में जो इनजस्टिसेस हुए थे, जो भी ट्राइबल एरियाज़ थे उनको टिम्बर प्रोड्यूस नहीं मिलता था, उसका जो भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती थी वो नहीं मिलती थी. तो इस तरीके से उसको कंपनसेट करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था. ठीक है, कि उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे विलेजेस का भी, लोकल्स का भी, जो वहाँ के ट्राइबल्स हो गए उनका भी कहीं ना कहीं हक होगा. सो अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स अंडर FRA एक्ट 2006 आर क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट गवर्नेंस इन इंडिया. डिस्कस द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. दूसरा आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तीसरा आ सकता है, हाउ कैन इंडिया इंटीग्रेट कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेंस विद क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज. सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं UPSC में. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है द नीड टू प्रोटेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म. According to 2011 census, India has 121 languages and 270 mother tongues. तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि लैंग्वेजेस और मदर टंग्स में क्या डिफरेंस है, बिकॉज ये एक मेजर डिफरेंस है. तो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा. UPSC इस पर कंसेप्चुअल बेसिस पे ज़रूर पूछ सकता है. तो अब इसमें बात की
की क्या गई है ये जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में। पहला पॉइंट इसमें जो उठाया गया है वो ये बोला गया है कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज़ ऑफन व्यूड ओनली थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन, बट this equally applies to languages also, not only religion but languages also. So India is a pluralistic state in which both religion and languages must be protected under the secular principles. So Indian constitution recognizes and protects the diversity of religions, languages, cultures and scripts. The notion of secularism should extend to linguistic domains to ensure justice and equity. दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। ये बोला जा रहा है कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें बोला जा रहा है कि 2011 का सेंसस हुआ था, उसमें 121 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है और 270 मदर टंग लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। सो आर्टिकल 29 गारंटीज प्रोटेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चरल ties of the people and also the cultures. Article 350A directs states to provide primary education in mother tongue. Linguistic diversity needs equal constitutional respect as religious diversity. नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में भी बोला गया है। उसमें ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात अगर हम करें तो उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड दिस प्रमोट्स multilingualism in administration, judiciary and education. So the 3-language formula is intended to promote national integration while preserving linguistic diversity. So the balance between linguistic diversity and national integration is crucial. अभी current challenges की अगर हम बात करें तो वो क्या आ रहे हैं? So सबसे पहले तो यहाँ पर जो current growing tendency of imposing the linguistic majoritarianism undermines the linguistic pluralism. So language is increasingly becoming a political tool. It is definitely अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में जो इंसिडेंस हुआ था, फिर कई साउथ इंडियन स्टेट्स में आप देख सकते हो इंसिडेंसेस जो हुए थे. सो दिस इज रिस्किंग सोशल हार्मनी. Imposition of any language violates India's federal spirit and secular ethos. So linguistic domination can lead to cultural homogenization, hurting India's diversity. So there is a need for protection and safeguarding the linguistic secularism that preserves India's cultural heritage, social justice and national integrity. So language should not become a tool of political hegemony. Citizens must be vigilant to protect linguistic rights under constitutional guarantees. अब इसका मैं आपको रिलेवेंस बता दूँ यूपीएससी के बेसिस पे. तो सबसे पहले आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 350A आ जाता है. दूसरा 2011 का जो लिंग्विस्टिक सेंसस है उसके डेटा पे भी थोड़ा नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस भी अब थोड़ा बहुत यूपीएससी पूछने लगा है. 3 लैंग्वेज फार्मूला जो पॉलिसी है उस पर भी थोड़ा सा आप नज़र मार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि वो मेंस में आ सकता है. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस ये बेसिकली मेंस बेस्ड ही आएगा, बट प्रीलिम्स बेस्ड क्या आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया. आर्टिकल 29 जो फंडामेंटल राइट है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा. एंड प्रॉबेबल क्वेश्चंस यूपीएससी के मेंस में कैसे आ सकते हैं ये मैं आपको बता दूं. सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ इंडियाज प्लूरलिज्म डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड करंट चैलेंजेस. दूसरा ऐसा आ सकता है हाउ डज लिंग्विस्टिक मेजॉरिटेरियनिज्म थ्रेटन इंडियाज सेक्युलर एंड फेडरल फैब्रिक. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं. और प्रीलिम्स बेस्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि आर्टिकल 29 जो फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 350 ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ पर मेंशन भी हैं. और उसके अलावा आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज उसमें डिफरेंस आपको ढूंढना है. एंड जो लैंग्वेज और मदर टंग है उसमें भी डिफरेंस ढूंढना है कि क्या डिफरेंस आ जाता है. सो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM Maze बिगिन एट पंजाब यूनिवर्सिटी. अब इसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जो वीड कंट्रोल वेराइटी है, ठीक है, एंड इट इज़ हर्बिसाइड टॉलरेंट ऑल्सो इन मेज हाइब्रिड्स, तो ये इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज़ बेसिकली अ कन्फाइंड फील्ड ट्रायल ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट GM Maze that will start at Punjab Agricultural University after approval from GEAC.
इस कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा पता लगा लीजिएगा, कंसेप्शन नोट्स बना लीजिएगा, इसका क्या रोल है, मेंस के लिए आ सकता है ये। द ट्रायल्स फॉर रिसर्च ओनली फेस ऑपोजिशन ओवर ग्लाइफॉस्फेट्स हेल्थ रिस्क। अब क्योंकि इन क्रॉप्स में ग्लाइफॉस्फेट होगा, उसकी वजह से हेल्थ रिस्क काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, सो इसलिए ये कहीं ना कहीं इस पर ऑपोजिशन हो रहा है। सो कॉमर्शियल कल्टिवेशन डिसीजंस रेस्ट विद द सेंटर, हाईलाइटिंग बायोटेक agricultural policy debates that are crucial for the nation and the population as well. नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है, इंडिया रिसीव्स GE F404 इंजन फाइटर जेट्स। सो अब ये जो कैटेगरी बताई गई यहाँ पर, जो मॉडल बताया गया है GE F404 इंजन दैट इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत ये आया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये 3 कॉलम क्वेश्चंस में आ सकता है। आपको नाम दे देंगे GE F404 और आपको पता 404 और आपको नाम भी नहीं पता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एयरक्राफ्ट है कि क्या है। उसमें भी सब कैटेगरी में बोल दे कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है या क्या है, इस तरीके से आपको दे सकते हैं। सो बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है गुड प्रोग्रेस ऑन यूरोपियन यूनियन FTA टॉक्स, लेस सो ऑन एशियन पैक्ट रिव्यू। अब यहाँ पर बात की जा रही है अबाउट इंडिया एंड FTA। सो इंडिया इज़ इंटेंसिफाइंग ट्रेड नेगोशिएशंस विद की पार्टनर्स। टॉक्स विद यूरोपियन यूनियन हैव मेड अ गुड प्रोग्रेस, completing the 12th round recently, with both sides exchanging market access, offers on services and non-services, and closing a few chapters of the deal. So in contrast, discussions on reviewing the Asian-India trade agreement are progressing slowly, with officials noting less satisfactory result so far. So despite several meetings. Regarding the India-US bilateral trade agreement, that is BTA, a team from India is currently in Washington for negotiating marketing their 3rd visit in recent months. So with the fall deadline still in place for concluding the pact, officials stress that while progress with ASEAN has been checkered, efforts continue on custom trade facilitation, technical cooperation and market access. So the upcoming negotiations and negotiation rounds are scheduled for August in New Delhi and October in Malaysia, aiming to achieve sustainable progress ahead of ASEAN India Summit at the end of the October. सो अब यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है GS पेपर 2 का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस इन इंडिया नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA विथ ट्रेड यूरोपियन यूनियन। Examine the factors causing slow progress in the Asian-India Free Trade Agreement review. Why is this significant for India's regional diplomacy and trade strategy? अब डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म की जो पॉलिसी इंडिया अपना रहा है टू डाइवर्सिफाई ट्रेड, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ASEAN और इंडिया का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोज्ड इंडिया US बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। लास्टली और कैसा आ सकता है क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेलुएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ मेजर्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड नेगोशिएशंस। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel and do value my efforts. Thank you and have a nice day.